योगेंद्र यादव ने मेज पर हेमलेट और बाइक की चाबी रखी। फिर शर्ट के बटन खोलते हुए पत्नी सुहासिनी यादव से सहज भाव से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बगल में निवेदिता के घर गए टीवी देखने। सुहासिनी ने भी सहज भाव से ही उत्तर दिया। योगेंद्र यादव 38 साल के थे और सुहासिनी 34 साल की थी। दोनों के 2 बच्चे थे। बेटी सोनाली बड़ी थी जो 12 वर्ष की हो रही थी और बेटा मोहित अभी 8 वर्ष का हुआ था। योगेंद्र यादव भूतपूर्व सैनिक थे। वे 2 साल पहले भारतीय सशस्त्र सेना से नायक सूबेदार के पद से सेना निवृत्त हुए थे। वर्तमान में वे डॉक्टर अंबेडकर नगर, पूर्व नाम महू के गुजरखेड़ा कॉलोनी में 2000 स्क्वायर फुट के प्लॉट पर खुद का 2 मंजिला मकान बनाकर उसमें रहते थे। उनके मकान में 3 किराएदार भी रहते थे जिनसे उन्हें अच्छा खासा किराया मिल जाता था। मकान का निर्माण उन्होंने बैंक से ऋण लेकर करवाया था। सेना से सेवानिवृत्त लेने के बाद भी वे घर पर खाली नहीं बैठे थे। पास ही प्रीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक औषधि निर्माता कंपनी में सिक्योरिटी चीफ थे, जहां से उन्हें लगभग 40,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता था। इतना ही उन्हें फौज की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन के रूप में मिल जाता था। किराएदारों से लगभग 15,000 रुपये मिल जाते थे। कुल मिलाकर उनकी आमदनी कम नहीं थी, पर खर्चे भी कम नहीं थे। मकान बनवाने के लिए जो गृह ऋण लिया था उसकी माहाना किस्त लगभग 40,000 रुपये थी। दोनों बच्चे महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। रहन सहन भी खर्चीला ही था। ऊपर से यदा कदा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में रह रहे माता पिता को भी जरूरत रुपये भिजवाना पड़ता था। फिलहाल उनके दिमाग में एक कार खरीदने की योजना पक रही थी। घर के नीचे तहखाने में उन्होंने एक पार्किंग स्पेस बनवाया था जिसमें फिलहाल उनकी और किराएदारों की बाइक खड़ी रहती थी। कार के लिए छोड़े गए स्पेस का सुनापन उन्हें खलता था। योगेंद्र अच्छी तरह जानते थे कि जब तक वे कार खरीद नहीं लेंगे उन्हें चैन नहीं मिलने वाला था। जब तक सड़क पर उनकी कार नहीं दौड़ेगी तब तक उनके दिमाग में भिन्न भिन्न कंपनियों की भिन्न भिन्न मॉडल की कार दौड़ती रहेगी। वे चाहते तो बैंक से फाइनेंस करवा कर अपनी मनपसंद कार भी ले लेते, पर वे बैंक की देनदारी और बढ़ाना नहीं चाहते थे। कार तो नकदी ही खरीदूंगा, ये उन्होंने खुद से वादा किया था। इसी इरादे से उन्होंने लगभग 4 लाख रुपए भी जमा कर लिया था। वे आदतन शांत, सुशील और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। क्रोध भी उन्हें कम ही आता था, पर जब आता था तो शांत भी देर से ही होता था। वर्षों तक फौज की नौकरी ने उन्हें अनुशासित किया था। निवेदिता उनकी किराएदार थी। निवेदिता का पति सुभाष भी प्रीतमपुर की किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी करता था। उनके भी 2 बच्चे थे। दोनों लड़के जो उम्र में क्रमशः 12 और 10 वर्ष के थे। यार, कितनी बार तुम्हें समझाया कि बच्चों को दूसरे के घर मत भेजा करो। योगेंद्र जी बोले, मैं भी क्या करूं? टीवी पर ना जाने कौन कौन से कार्टून चैनल आते हैं। बच्चे स्कूल से ही प्लान करके आते हैं कि आज ये वाला सीरियल देखना है, ये वाले प्रोग्राम की रिपीट देखनी है। अब घर में टीवी तो है नहीं, फिर कौन कहता है कि घर में टीवी नहीं है? योगेंद्र यादव ने प्रतिवाद किया। जिसे तुम टीवी कह रहे हो उसे आजकल के बच्चे इडियट बॉक्स कहते हैं। आज ओनिडा 52 सेंटीमीटर का ज़माना नहीं रहा, बल्कि ज़माना एलईडी 40 इंच का है। खरीदा तो था एलईडी 40 इंच, अब वह ख़राब हो गया तो मैं क्या करूं? 2 साल हो गए उसे ख़राब हुए। पता नहीं रिपेयरिंग वाले ने उसे रखा भी है या कबाड़ी को बेच खाया। जब नया एलईडी आया था तभी उन्होंने एक अच्छी कंपनी का एलईडी खरीदा था। वक्त के साथ उसके ऑडियो सिस्टम में खराबी आई। आवाज़ कम होते होते बहुत ही कम हो गई थी। टीवी की वारंटी पीरियड खत्म हुए भी सालों गुजर गए थे। योगेंद्र जी ने डीलर से बात की तो पता चला कि कंपनी ने उस मॉडल का निर्माण बंद कर दिया था और अब उसका स्पेयर
पार्ट्स मिलना भी मुश्किल था। कोई एक्सचेंज ऑफर होता तो वे उसी समय टीवी बदल लेते। मदद के नाम पर विक्रेता बहानेबाजी कर रहा था। उसे सिर्फ माल बेचने से मतलब था, ग्राहकों की सुविधा से उसे कोई वास्ता नहीं था। योगेंद्र जी को बुरा तो लगा था, पर वे मन मसोच कर चुपचाप दुकान से बाहर निकल गए थे। दुकानदार के खिलाफ उन्होंने सिर्फ इतना निश्चय किया कि भविष्य में इसकी दुकान में वापस नहीं आऊंगा, दोबारा इससे कोई चीज़ नहीं खरीदूंगा। इधर उधर से पूछताछ करने पर पता चला कि 2 गली दूर एक रिपेयरिंग शॉप है, जहां टीवी, मिक्सर, एडिक्शन जैसी चीज़ों की रिपेयरिंग हो जाती थी। योगेंद्र जी ने वहां जाकर बात की तो दुकान मालिक ने कहा कि टीवी ले आओ, अगर स्पेयर पार्ट्स मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी टीवी चालू करवा के दूंगा। योगेंद्र जी अगले ही दिन एक ऑटो से एलईडी टीवी उसकी दुकान में पहुंचवा दिए। दुकानदार ने स्पेयर पार्ट्स ढूंढने मंगवाने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी थी, जो उन्होंने हंसते हंसते उसे दे दिया था। 10 दिन बीतने के बाद जब वे उसकी दुकान पर गए तो दुकानदार ने बताया कि अभी तो मैं इंदौर जा ही नहीं पाया हूँ। इंदौर डॉक्टर अंबेडकर नगर से मात्र 24 किलोमीटर दूर था। अगले सोमवार को जाऊंगा तो स्पेयर पार्ट्स लेकर आऊंगा। योगेंद्र जी निराश होकर दुकान से वापस लौट गए। अगले 7 दिन के बाद जब वे दुकान में गए तो दुकानदार ने कहा कि इंदौर में ऑर्डर लिखवा कर आया हूं, जिस दिन उसके पास उपलब्ध हो जाएगा उसके अगले ही दिन मैं इंदौर से मंगवा लूँगा। योगेंद्र जी को एहसास हो गया था कि रिपेयरिंग के लिए टीवी देने में उसने गलती हो गई थी, पर अब क्या कर सकते थे। अगली बार वे 1 महीने के बाद दुकान पर गए। इस बार दुकान वाले ने कहा कि आजकल सारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट्स चाइना से आते हैं, कोरोना के कारण इंपोर्ट बंद हैं, इसलिए पार्ट्स आने में दिक्कत हो रही है। जैसे ही क्यों झुला रहे हो यार, 3 महीने हो गए टीवी को तुम्हारे पास छोड़े हुए। इतने दिन में तो टीवी खुद भी चलता तो चाइना घूमकर वापस लौट आता। तुम तो ऐसा करो कि मेरी टीवी वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस करूं? टीवी तो वो खुला पड़ा है। दुकानदार एक रिपेयरिंग डिस्क की ओर इशारा करता हुआ बोला, असेंबल करवा कर पहले जैसा करवा कर दो। जब मैंने इसे यहाँ छोड़ा था तब भी टीवी चल रही थी, सिर्फ ऑडियो सिस्टम में प्रॉब्लम था। योगेंद्र जी निर्णायक स्वर में बोले, बाबूजी क्यों अपना खर्चा बढ़ाना चाहते हो? जो लड़का वापस इसे असेंबल करेगा वो अपनी मजदूरी थोड़े छोड़ेगा, और फिर जिस दूसरी जगह इसे लेकर जाओगे वो भी कोई मुफ्त में काम नहीं करेगा, वैसे वो भी लेगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुमने एक जरा से काम के लिए जो पैसे मांगे थे, मैं वो रकम देने को तैयार हूँ। अगर तुम काम करके देते हो तो वो रकम मैं अभी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो पैसा कैसा पैसा? दरअसल हुआ ये था कि एलईडी के साउंड सिस्टम में एक सोल्डरिंग कमज़ोर हो गई थी। ध्वनि के कंपन के कारण कई बार कनेक्शन टूट जाता था, तब टीवी से आवाज़ आनी बंद हो जाती थी। जब वापस कनेक्शन जुड़ता था तब आवाज़ फिर से आती थी, जो पुनः ध्वनि के कंपन के कारण बंद हो जाती थी। रिपेयरिंग करने वाले लड़के ने मात्र आधे घंटे में फॉल्ट पकड़ लिया था और वापस सोल्डरिंग करके उसे ठीक भी कर चुका था। सेठ को उसने बताया कि एलईडी ठीक हो गई है, सिर्फ सोल्डरिंग निकली हुई थी। तब सेठ ने उसे निर्देश दिया कि सभी सोल्डरिंग नई कर दो और 3000 का बिल बनाओ। अगर उसने निकले हुए पार्ट्स मांग लिया तो मिस्त्री बोला, ये भी तुम्हें मैं बताऊं कि ऐसी हालत में हमें करना क्या है? सेठ भुनभुनाया। एक बड़े से डब्बे में खराब इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स का कबाड़ भरा हुआ था। उसमें से कुछ पुर्जे ग्राहक की नज़र करनी होती थी। ग्राहक को कौन सा पता होता था कि किसे आईसी कहते हैं, किसे डायोड कहते हैं या किसे क्या कहते हैं। अमूमन ग्राहक तो अपना सुधरा हुआ सामान देखकर ही संतुष्ट हो जाता था। खराब पुर्जे को घर ले जाकर घर में कबाड़ ही भरना था। मिस्त्री वापस रिपेयरिंग डेस्क पर पहुंचा और सोल्डिंग आयरन गर्म करने लगा। तभी सेठ के मन में कुछ ख्याल आया और वह भी रिपेयरिंग डेस्क के पास आया। तभी फर्श पर गिरे किसी स्क्रू पर उसका पाँव पड़ा। नंगे पाँव के तलवे में जब स्क्रू चुभा तब वह अपना बैलेंस खो दिया और सहारे के लिए इधर उधर हाथ मारा। तब पुर्जा
पुर्जा खुले एलईडी के स्क्रीन को धराशायी करता हुआ फर्श पर जा गिरा। उसके ऊपर एलईडी का बहुत सारा सामान ऊपर से और आ गिरा था। वो तो गनीमत थी कि सोल्डरिंग आयरन जो पूरी तरह से गर्म हो चुका था उसका प्लग अभी भी सॉकेट से जुड़ा हुआ था, अन्यथा वह भी उसी के ऊपर जाकर गिरता। मिस्त्री ने अपने सेठ को संभाला, उसे एक कुर्सी पर बिठाया, उसके पैर के तलवे को देखा, वहां से खून रिस रहा था। शरीर के दूसरे हिस्से से खून तो नहीं निकल रहा था, पर चोट लगी थी और सेठ के कपड़े गंदे हो गए थे। जब एलईडी पर उसकी निगाह गई तो वह भौचक्का रह गया। सेठ की नीयत से भी ज़्यादा उसका नसीब खराब था। उसने ग्राहक को चूना लगाने की सोची थी और खुद चूने से नहा लिया था। एलईडी स्क्रीन अंदर से टूट चुका था और उसके ऊपर स्याह धब्बा बना हुआ था। 3,000 की बेईमानी करनी चाहिए थी और 20,000 का फटका लग चुका था। मिस्त्री ने सेठ के पाँव की ड्रेसिंग करते हुए उसे एलईडी के अंजाम के बारे में बताया। सेठ सोच में डूब गया, फिर कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, इसका ऑनर शक्ल से ही आर्मी वाला लग रहा था। कुछ दिन इंतजार कर, या तो खुद ट्रांसफ़र पर चला जाएगा, अगर फिर भी गले पड़ा तो इंदौर कवाड़ी में दिखवाता हूँ। अगर स्क्रीन कवाड़ में मिल गया तो सस्ते में निपट जाएंगे। तभी से बहानेबाजी चल रही थी। मैं शाम को आऊँगा, इसे असेंबल करवा के रखना, योगेंद्र जी चेतावनी सी देते हुए बोले। शाम को मत आना, 7 दिन की और मोहलत दे दो। अगर पार्ट्स आ गए तो ठीक है, नहीं तो जैसी हालत में है वैसी हालत में ले जाना। योगेंद्र जी क्रोध पीकर रह गए। योगेंद्र के जाने के बाद सेठ ने इंदौर इलेक्ट्रॉनिक्स कबाड़ मार्केट में फ़ोन किया। वहां से उसी मॉडल की या कोई और मॉडल की एलईडी की तलाश करवाई, पर सफलता हासिल नहीं हुई। निराश होकर वह किसी और विकल्प के बारे में सोचने लगा। सेठ राधे श्याम तिवारी डॉक्टर अंबेडकर नगर का स्थानीय निवासी था। उसका पूरा परिवार वहीं रहता था। कुनबा भी छोटा नहीं बड़ा ही था, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। छोटे मोटे पंगे की उसे परवाह ही नहीं थी। जो होगा देखा जाएगा की तर्ज पर वह मरने मारने के लिए भी तैयार रहता था। वो तो बदकिस्मती से वह खुद एलईडी लेकर गिरा था और उसके कारण ही एलईडी के स्क्रीन को नुकसान पहुंचा था। अगर इसमें मिस्त्री की जरा भी गलती होती तो वह उसकी गले पकड़ता, नुकसान की भरपाई मिस्त्री से करवाता। 7 दिन के बाद जब योगेंद्र जी दुकान पर आए तो सेठ ने कहा कि पार्ट्स तो नहीं मिला, आप चाहो तो अपनी एलईडी वापस ले जाओ। एलईडी पर नज़र पड़ते ही योगेंद्र जी समझ गए कि ये अंदर से डैमेज हो चुका है। सेठ अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। वह विवाद करना चाहता था। इस बार अपने साथ ज्यादती होते देख योगेंद्र जी ने मोर्चा संभाल लिया। आज वे उसका फैसला करके ही घर लौटना चाहते थे। दोनों तरफ से तकरार हुआ। तब शोर सुनकर अगल बगल के कई दुकानदार वहां उपस्थित हो गए। जब योगेंद्र जी ने भीड़ को अपनी व्यथा बताई, सबूत के तौर पर सेठ की दी एस्टीमेट की पर्ची दिखाई, तो सभी जान गए कि गलती किसकी थी। भीड़ ने निर्णय सुनाया कि सेठ एलईडी के बदले नया एलईडी दे या इसकी टूटी हुई स्क्रीन को चेंज करवाए। इस तरह योगेंद्र जी को दुकानदारों की सामूहिक भीड़ के द्वारा फिर से बेवकूफ़ बनाया गया था। सेठ राधे श्याम तिवारी को लगभग 1 महीने की फिर से मोहलत मिल गई थी। योगेंद्र जी के पास ओनिडा का एक पुराना कलर टीवी था जो उनके बेडरूम में रखा था। बच्चे टीवी देख सके इसके लिए उन्होंने एलईडी स्टैंड के पास ही एक छोटी सी मेज पर टीवी रख दिया था। प्रोग्राम तो दिखता था, टीवी भी चलता था, पर जिस व्यक्ति को इटालियन क्रॉकरी में भोजन करने की आदत हो, अगर उसे स्टील की थाली में भोजन परोसा जाए तो उसे जैसा लगेगा वैसा ही अरुचि बच्चों को ओनिडा टीवी से होने लगी थी। यही कारण था कि बच्चे अपने पसंदीदा कार्यक्रम किराएदार निवेदिता के घर में जाकर देखते थे। योगेंद्र जी को ये कदापि पसंद नहीं था कि बड़ी हो रही बेटी घंटों किसी दूसरे के घर में रहे। लोग
आपदा को खुद निमंत्रण देते हैं और तबाही आ जाने पर तकदीर को कोसते हैं। अगर अबोध बालिका या बालक के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए तो दोषी सिर्फ गलत करने वाला अपराधी ही नहीं होता, वे माता पिता भी होते हैं जिन्होंने बच्चे पर नज़र नहीं रखी हो और घटना घटित होने के लिए अवसर प्रदान किया था। अभी उन्होंने शर्ट के आधे बटन ही खोले थे जिसे वे फिर से बंद कर वापस बाइक की चाबी और हेमलेट उठाने लगे। अब कहाँ जा रहे हो? जाता हूँ टीवी वाले के पास, आज फैसला कर ही देता हूँ। आज या तो टीवी मेरे घर आएगा या वो दुकानदार अपने घर वापस नहीं जाएगा, योगेंद्र जी दृढ़ निश्चय के साथ बोले। वर्दी बदल लो, चाय पी लो, फिर चले जाना। सुहासिनी पीछे से आवाज़ देती रह गई पर योगेंद्र जी अनसुना करते हुए घर से बाहर निकल गए। हर बार बहाना बहाना बनाकर दुकानदार ने उन्हें पिछले 2 साल से मूर्ख बना रखा था। हर बार इस तरह का आश्वासन देता था कि अगली बार वह उन्हें टीवी मुहैया करवा कर देगा। अगर उम्मीद की किरण बाकी नहीं होती तब योगेंद्र जी कब का नया एलईडी टीवी सेट खरीद चुके होते। जब वे टीवी रिपेयरिंग की दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर बंद था। पड़ोसी दुकानदार से दरियाफ्त किया तो पता चला कि दुकानदार के रिश्तेदारी में कोई मौत हो गई थी जिसके कारण आज दोपहर बाद से ही दुकान बंद थी। अब दुकान कल खुलेगी या परसों खुलेगी? निराश होकर योगेंद्र जी वापस अपने घर लौट आए। योगेंद्र जी को खाली हाथ आते देख सुभाषिनी के होठ पर विद्रूप मुस्कुराहट प्रकट हुई। ताने मारते हुए बोली, टीवी कोई और आदमी ला रहा है या दुकानदार घर के बजाय अस्पताल पहुंच गया या शमशान पहुंचा कर आ रहे हो? योगेंद्र जी, जिन्हें सहानुभूति की आवश्यकता थी, पत्नी ने तिरस्कार पाकर उनका जी जल उठा। हेमलेट और बाइक की चाबी वापस मेज पर रखा, तेजी से शर्ट का बटन खोलते हुए बोले, जितना दिमाग मेरे ऊपर ताने कसने में खर्च करती हो ना, अगर उतना चौथाई हिस्सा दिमाग भी बच्चों को पालने में खर्च करती तो तुम्हारे बच्चे क्लास में टॉप करते। सही कह रहे हो, पर जितना तेवर मुझे दिखा रहे हो ना, अगर इसका 10वां हिस्सा भी उस हरामी को दिखाते तो वो हरामजादा 2 साल से हमारा टीवी अपने पास नहीं दबाए होता। मेरी किस्मत ही खराब है जो आज उसकी दुकान बंद थी, वरना तो मेरे तेवर भी देखती और उसका अंजाम भी। योगेंद्र जी ने अपनी शर्ट उतारी, पैंट की बेल्ट खोलकर उसमें से रिवॉल्वर सहित होल्ड स्टार निकाला और दोनों सुभाषिनी को पकड़ाते हुए बोले, आजकल रोज न्यूज में आता है कि छोटे बच्चों के साथ उत्पीड़न होता है। अपनी सोनाली 12 साल की होने वाली है। बच्चे नासमझ होते हैं पर माता पिता को तो समझदार होना चाहिए। मैं न्यूज नहीं देखती, मैं टीवी भी नहीं देखती, मेरे घर में टीवी है ही नहीं, सुहासिनी शुष्क स्वर में बोली। योगेंद्र जी का मन विस्तीर्णता से भर उठा। आहत होकर बोले, कल शाम को भले ही उसका दुकान खुले ना खुले, 4 में से कोई एक काम जरूर होगा। पहला, घर में अपनी टीवी आएगी। दूसरा, अगर दुकान बंद मिला या टीवी सुधरा हुआ नहीं मिला तो नया टीवी सेट आएगा। तीसरा, अगर दुकानदार ने हुज्जत किया तो या तो अस्पताल जाएगा या सीधे ऊपर, और अगर इन तीनों में से कुछ ना हुआ तो मैं ही घर लौटकर वापस नहीं आऊँगा। रहने तो इतने बड़े बोल तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। वो तो शुक्र है कि तुम्हारी आर्मी सर्विस के दौरान कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, वरना लाम युद्ध का मोर्चा पर जाने से पहले तुम्हें दस्त लग जाते। योगेंद्र जी ने एक तौलिया लिया और चुपचाप बाथरूम में घुस गए। मूड स्त्री से बहस करना उन्हें बेईमानी लगा था। जब वे नहाकर बाहर निकले तब दोनों बच्चे को सुभाषिनी निवेदिता के घर से बुला लाई थी। योगेंद्र जी ने बच्चों को प्यार किया, फिर भोजन के पश्चात थोड़ी देर तक मोबाइल पर कुछ वीडियो देखने के बाद वे सो गए। अगली शाम योगेंद्र जी ड्यूटी से छुटने के बाद सीधे टीवी रिपेयरिंग की दुकान पर पहुंचे। शाम का समय होने के कारण ग्राहकी की संभावना को देखते हुए सेठ राधेश्याम तिवारी दुकान के काउंटर पर बैठा हुआ था। जैसा उसका व्यवहार था, उसकी दुकानदारी कम ही चलती थी। कोई नया सामान तो उसके पास से कोई खरीदता नहीं था। हाँ, जो चीज़ कहीं और रिपेयर नहीं होती थी वही उसके दुकान पर आती थी। योगेंद्र पर नज़र पड़ते ही उसने बुरा सा मुंह बनाया। योगेंद्र के शरीर पर कंपनी का लोगो लगा हुआ था। यूनिफॉर्म देखकर वह चकित हुआ था।
वह तो उसे आर्मी पर्सन समझता था, किसी प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी चीफ की, भले ही उसकी होल्डर स्टार में रिवॉल्वर रखा हो। सेठ राधे श्याम तिवारी की नज़र में उसकी कोई औकात नहीं थी। अभी नए सेठ का इंतजाम नहीं हो पाया है, 2-4 दिन के बाद आना, कहकर उसने एक लोटा उठाया, एक घुट पानी मुंह में भरा और कुल्ला करने का एक्शन करते हुए योगेंद्र जी को एक और हटने का इशारा किया। जैसे ही योगेंद्र जी एक और हटे, उसने तंबाकू मिश्रित धूप की पिचकारी सामने सड़क पर मार दी। योगेंद्र जी बड़े सब्र के साथ उसकी बदतमीजी देख रहे थे। पत्नी के उस्काए और सेठ राधे श्याम तिवारी की हरकतें उन्हें उत्तेजित कर रही थी। वे काउंटर पर उसके करीब पहुंचे, फिर धीरे से बोले, किसी एलईडी टीवी की वारंटी पीरियड कितने दिनों की होती है? 1 साल की। कोई कोई कंपनी 2 साल की भी देती है। सेठ राधे श्याम असमंजस भाव से बोला, जिस कंपनी की मेरी एलईडी थी उस कंपनी से कितने दिन की वारंटी मिलती है? 1 साल की। पर ये सब तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? जब कंपनी की वारंटी 1 साल की होती है तो 2 साल से मेरी टीवी तुम्हारे पास क्या कर रही है? योगेंद्र जी कहकर भरे स्वर में बोले, क्यों बे, तू ये वर्दी पहनकर कमर पर पिस्तौल लगाकर मुझे डराने आया है? डराने नहीं, तुझसे हिसाब करने आया हूँ। 1 मिनट में बताता, तू मेरी टीवी लौटा रहा है या नया टीवी दे रहा है या टीवी की कीमत अदा कर रहा है? मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और अपनी नकली पिस्तौल का धौंस मुझे मत दिखा। ऐसे खिलौनों से मैं बचपन में बहुत ठाई ठाई कर चुका हूँ, ये तुझे नकली पिस्तौल लग रहा है? योगेंद्र जी विस्मित स्वर में बोले। फिर अनजाने में ही उनका हाथ रेंगा और सहज ही रिवॉल्वर होल्डर स्टार से निकलकर उनके हाथ में आ गया। योगेंद्र जी का ये लाइसेंस रिवॉल्वर था। उनकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार वे लोग सेवानिवृत्त सैनिकों को अपनी कंपनी की सुरक्षा में रखते थे। सैनिक के पास अगर अपना खुद का लाइसेंस हथियार हो, खुद का वाहन हो, तो इसका अलग से भत्ता भी दिया जाता था। थोड़े से भत्ते देने के बदले में कंपनी हथियार और वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती थी। तेरी बहन की, साले, तू मुझे बंदूक दिखाकर डरा रहा है? मैं क्या डरता हूँ तुझसे या तेरी बंदूक से? सेठ राधे श्याम तिवारी हलक फाड़ कर चिल्लाया। चीख का नतीजा ये निकला कि आसपास के ग्राहकों की भीड़ का ध्यानाकर्षण उनकी ओर हुआ। पड़ोसी दुकानदार भी उनकी ओर देखने लगे। अपनी चीख का अपेक्षित परिणाम देखकर सेठ राधे श्याम उत्साहित हुआ और माँ बहन की धारा परवाह गालियां निकालने लगा। कमीने, चुप हो जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। योगेंद्र जी दांत पीसते हुए बोले, तो मारना, किसने रोका है तुम्हें? अगर एक औलाद है तो मार गोली। सेठ राधे श्याम तिवारी भीड़ को देखते हुए उत्तेजना के चरम सीमा को पार करता हुआ योगेंद्र जी को भड़काया। योगेंद्र जी के जबड़े कस गए। उन्होंने हवा में 2 फायर किया। साले, हवा में क्यों गोली मार रहा है? दम है तो इधर मेरे सीने में मार। सेठ ने अपने सीने की ओर उंगली से इशारा किया। योगेंद्र जी का क्रोध उनके विवेक पर हावी हो गया। उन्होंने दांत भींचे। उनका रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा हुआ। फिर फट फट की 2 आवाज आई। पहली गोली सेठ के सीने में उसके दिल के ऊपर लगी। जब वह पीड़ा से तड़पा, तब तक दूसरी गोली उसके नाक की हड्डी को तोड़ती हुई उसके भेजे को बिखेर चुकी थी। कम से कम 25 जनों की भीड़ वहां इकट्ठा हो चुकी थी। योगेंद्र जी ने रिवॉल्वर वापस होल्डर में रखा। छोटे छोटे कदमों से दुकान की सीढ़ियां उतरे। फिर बाइक स्टार्ट की, हेमलेट सिर पर रखा और खामोशी से वहां से चल दिए। 25 लोगों की भीड़ में एक भी ऐसा सुरमा ना निकला जिसकी हिम्मत हो कि वह योगेंद्र जी को रोक सके। भीड़ कोई की तरह फटती चली गई। योगेंद्र जी के जाने के बाद पड़ोसी दुकानदार सेठ राधे श्याम तिवारी की ओर आकर्षित हुए। पहली नज़र में ही स्पष्ट हो रहा था कि पंछी पिंजरा छोड़ चुका था। सेठ राधे श्याम तिवारी के भाइयों की दुकान भी वहीं पास में थी। मिस्त्री
इस तरह अंदर शहमा हुआ बैठा था जैसे उसे काट मार गया हो। दुकान से बाहर कोलाहल सा मचा हुआ था। दुकानदारों ने धड़ाधड़ दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। नगर व्यापारी संघ के मुखिया को किसी ने फ़ोन कर दिया था। अब रिपेयरिंग शॉप के पास और भीड़ बढ़ती जा रही थी। योगेंद्र जी वहां से सीधे पुलिस थाने पर पहुंचे। थानेदार के कार्यालय में जाकर उन्होंने अपना वर्तमान पहचान पत्र दिखाया और भूतपूर्व सैनिक होने का भी परिचय दिया। फिर थानेदार के सामने अपना लाइसेंस, रिवॉल्वर समर्पित कर दिया। तदोपरांत विस्तार से पूरी घटना का विवरण दिया। भाई मेरे, 2 साल से वह तुम्हें परेशान कर रहा था, तो तुमने उपभोक्ता फोरम में शिकायत क्यों नहीं की? थानेदार बोला, यही तो गलती हो गई। वह झुल्लाता रहा, मैं झुल्लाता रहा। एक बार शिकायत करने के लिए थाने पर आ भी रहा था, तब उसके पड़ोसी दुकान वालों ने बीच बचाकर 1 महीने की और मोहलत दिलवा दी। मुझे तुमसे सहानुभूति है, पर मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाऊं। मैं समझता हूं, एक मशवरा देता हूं, किसी टॉप के वकील को हायर करना। वो तुम्हें वाइज्जत बरी तो नहीं करवा पाएगा, पर सज़ा इतनी कम जरूर करवा देगा कि जेल में काटा गया समय सज़ा लगेगा ही नहीं। तभी बाहर शोर हुआ। एक सिपाही ने आकर बताया कि नगर व्यापार संघ के कर्ता धर्ता आए हुए थे। सबकी मांग थी कि हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उसे फौरन फांसी दी जाए, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जब उन्हें पता चला कि हत्यारा पहले ही लॉकअप में बंद है, तो कुछ उदंड छोकरों ने अनुचित मांग की, हत्यारे को हमारे हवाले करो। जब थानेदार के द्वारा सख्ती बरती गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिर भी मृतक के परिवार की संतुष्टि के लिए और व्यापार संघ की एकता प्रदर्शित करने के लिए 2 दिन बाजार बंद रखा गया। थानेदार ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की तलाश करवाई तो पता चला कि खुद सेठ राधेश्याम तिवारी के काउंटर के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें तिवारी के द्वारा योगेंद्र जी को उस्काना और योगेंद्र जी के द्वारा फायर करते हुए सब कुछ दर्ज था। मकतूल के परिवार को लग रहा था कि उसके पास हत्यारे के खिलाफ अकाय सबूत था, तो वही योगेंद्र जी के वकील को लग रहा था कि कैसे मकतूल ने हत्यारे को इतनी मानसिक पीड़ा दी कि वह प्रेशर झेल नहीं पाया था और उसके न चाहते हुए भी उसके हाथों से हत्या हो गई थी। एक सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है, पर सभ्य समाज में बेईमानी के लिए भी कोई स्थान नहीं होता है। सेठ राधेश्याम तिवारी की हत्या जरूर भूतपूर्व सैनिक के हाथों से हुई थी, पर क्या ये सिर्फ एक हत्या थी? क्या सेठ राधेश्याम तिवारी ने योगेंद्र यादव को उस्काकर, उसके क्रोध को भड़काकर खुद आत्महत्या नहीं की थी? ताने कस कस कर पति को जलील करने की सजा क्या सुभाषिनी को नहीं मिली? फिलहाल योगेंद्र जेल में है और परिवार आर्थिक संकट में, नौकरी जा चुकी है, वकीलों का अतिरिक्त खर्च बढ़ चुका है। अब घर में पैसे कमाते थे और खर्च की कोई सीमा नहीं थी। बाद में तफ्तीश से पता चला कि सेठ राधेश्याम तिवारी सट्टे के पीछे बर्बाद हो चुका शख्स था। सट्टा लगाने के कारण वह कर्जदार हो चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह व्यापार में जरा भी नुकसान उठा पाने की स्थिति में होता। उसकी घटिया व्यवहार के कारण दुकान पर ग्राहकों की कमी होती जा रही थी, पर दुकान का किराया और मिस्त्री का वेतन वैसे का वैसा ही था। सेठ का लालच व निजता और सुभाषिनी की कटु बातों ने 2 हंसते खेलते परिवार के भाग में अंधेरा कर दिया था। किसी को इतना भी न सताओ कि वह तंग आकर आक्रमण ही कर दे। किसी को इतना भी मत लजवाओ कि वह मरने मराने पर उतर जाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।